तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाते हैं। आज इस कार्यक्रम में भी हम खास तौर पर पराली प्रबंधन और मधुमक्खी पालन के बारे में बात करेंगे, साथ ही मिलेंगे सफल किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट की, यानी कि खेती किसानी की, जिसमें आज हम खास तौर पे बात करने जा रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, धान की पराली को अक्सर काटकर जला दिया जाता है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण दूषित होता है बल्कि इससे मिट्टी की संरचना में भी गिरावट आती है। वहीं इसी पराली का किसान बेहतर उपयोग कर सकते हैं और इससे आर्थिक लाभ भी ले सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं किस तरह से आप बेहतर तरीके से पराली प्रबंधन कर सकते हैं। पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और यहीं का धुआं दिल्ली को अपनी चपेट में लेता है। पराली जलाना सिर्फ प्रदूषण की समस्या ही पैदा नहीं करता बल्कि खुद किसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सरकार इन सिटू फसल अवशेष प्रबंधन में इन्हीं राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम में आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी साबित होते हैं। जाहिर है, जब खेत के अवशेष खेती के ही काम में ले लिए जाएंगे तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर असर पड़ता है। फसल अवशेष प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज के दिन बन चुका है। अगर मैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगभग 23 मिलियन टन जो है धान के फसल अवशेषों को आग लगा दी जाती है और उससे हमारा पर्यावरण तो नुकसान में जा ही रहा है, साथ साथ हमारी जो भूमि का जो स्वास्थ्य है वो भी लगातार गिरता हुआ जा रहा है। और उससे प्राय देखने में ये आता है कि हम जो हमारे किसान की जो फसल की पैदा करने की जो लागत है लगातार बढ़ती जा रही है। और आज इतना एक गंभीर विषय ये धारण कर चुका है कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय एनजीटी द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया है और ये उन्होंने संज्ञान लेकर इस बात की आदेश कर दिए गए हैं कि फसल अवशेषों में आग लगाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाए। और आज हरियाणा की अगर मैं बात करूं, जिला कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो संपूर्ण राज्य भर में, संपूर्ण जिला भर में फसल अवशेषों में आग लगाने पर पूरा प्रतिबंध है। अगर कोई किसान भाई फसल अवशेष होगा कि हमारे खेतों में, धान के खेत में पर एकड़ लगभग 3.5 टन तक हम फसल अवशेष प्राप्त कर सकते हैं। और अगर उन 3.5 टन फसल अवशेषों को जलाने के बाद अगर मैं कैलकुलेट करूं कि कितना नाइट्रोजन, लगभग 15 किलो नाइट्रोजन, लगभग 10 किलो के लगभग फास्फोरस और लगभग 75 किलो के आसपास हम पोटाश का नुकसान करते हैं। साथ साथ वो नुकसान तो होता ही होता है, एक आवश्यक तत्वों का नुकसान तो होता ही होता है, साथ साथ जो हमारे मित्र कीट हैं, हमारा केंचुआ है, हमारे माइक्रोब्स हैं, हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो भी उस आग से, उसकी आग की गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। हमारे मित्र कीट भी मर जाते हैं। तो उससे जो पौधे के अंदर एक प्राकृतिक जो एक रेजिस्टेंस पावर होती है वो पावर भी ख़त्म हो जाती है और हमारे उसका जो असर है हमारी आने वाली फसलों पर पड़ता है। और लगातार अगर हम लगातार खेतों में अगर फसल अवशेषों में आग लगाते हैं तो उन अवशेषों में आग लगाने से हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो लगातार घटती चली जाती है और उससे किसान भाइयों को जो है अपने खेतों के अंदर अधिक खादों की मात्रा इस्तेमाल करनी पड़ती है, अधिक जहरों की मात्रा इस्तेमाल करनी पड़ती है। उससे भूमि का स्वास्थ्य का नुकसान होता है, मानव जीवन के स्वास्थ्य का नुकसान होता है, साथ साथ हमारे पर्यावरण में नुकसान होता है। उसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सरकार पराली जलाने की घटनाओं को कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। इस कोशिश में काफी हद तक कामयाबी मिल रही है।
आंकड़े बताते हैं कि 4,500 के करीब गांव अब पराली जलाने की घटनाओं से मुक्त हो चुके हैं। ये सब किसानों की सहभागिता के बिना मुमकिन नहीं था। किसान को धान की फसल काटने के बाद गेहूं, गन्ने, मटर और आलू की खेती के लिए खेत तैयार करना चाहिए। धान की पराली में 25% नाइट्रोजन, 25% फास्फोरस, 50% पोटाश और 75% सल्फर पोषक तत्व पाए जाते हैं। सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु बहुत गंभीर प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं। किसानों को लगातार किसान गोष्ठियों के माध्यम से, किसान मेलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से लगातार जागरूक किया जा रहा है। उनको फसल अवशेषों में आग लगाने से हुए नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। साथ साथ सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की मशीनों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उन मशीनों से किसानों को मशीनों द्वारा किस प्रकार से किसान अपने खेतों में फसल अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं, इस विषय पर बताया जा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि लगातार सरकार के प्रयासों से आज लगभग 5 वर्ष से लगातार सरकार इस विषय पर प्रयास कर रही है और अब हरियाणा में लगभग 80% किसान जो हैं 80% क्षेत्र में किसानों ने आग लगाने पर एक रोक लगा दी है। और सभी किसान भाई जो हैं दोनों माध्यम से, चाहे वो इंस्टीट्यूट का माध्यम है, फसल अवशेषों को अपने खेत में प्रबंधन का विषय हो या फसल अवशेषों खेतों से बाहर निकालने का विषय हो, दोनों विषयों को अडॉप्ट करने के पश्चात किसान भाई जो हैं उन फसल अवशेषों का प्रबंधन कर रहे हैं और साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ अपने खर्चों को भी कम कर रहे हैं और साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी किसान भाई कर रहे हैं। अगर किसान चाहें तो पराली या पुआल को जलाए नहीं बल्कि उसे मशीनरी द्वारा नष्ट कर सकते हैं, अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं। अगर गेहूं की बुआई करनी है तो कई ऐसी तकनीकें मौजूद हैं जिसमें पराली को जलाने के बजाय उसके बेहतर प्रबंधन में मददगार हो सकती है। हैप्पी सीडर एक ऐसी ही मशीन है जिसे ट्रैक्टर पर लगाकर गेहूं की बुआई की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई के बाद बचे पुआल को इसके लिए हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। परंपरागत बुआई के तरीकों की तुलना में हैप्पी सीडर के उपयोग से 20% अधिक लाभ हो सकता है। किसान भाई इस विषय को आगे बढ़ाकर किस प्रकार से अपनी इनकम को, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, तो अगर किसान भाई अपने फसल अवशेषों को मैनेज करके और उनको बाहर बेचता है तो उससे वो बहुत सारी इंडस्ट्री उनका फसल अवशेषों को खरीदने के लिए तैयार है, चाहे वो गत्ता फैक्ट्रीज़ हों, चाहे पैकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी मशरूम का जो कल्टीवेशन जो किसान भाई करते हैं वो हो, या अन्य जो इंडस्ट्री हैं जो हमारी इससे संबंधित है। साथ साथ सरकार द्वारा एक और प्रबंध किया गया है कि जितने भी हमारे प्रदेश भर में शुगर मिल हैं, उन शुगर मिल्स में भी इस प्रकार के संयंत्रों की स्थापना कर दी गई है कि वो पराली को या फसल अवशेषों को अपने पास खरीदेंगे और उनसे बिजली का उत्पादन करेंगे और उसका लाभ भी किसान भाइयों को आगे देंगे। साथ साथ कुछ किसान भाइयों को इस प्रकार की तकनीकें बताई जा रही हैं जिन तकनीकों को किसान भाई अपनाकर उन फसल अवशेषों से उनका एक्सट्रैक्ट निकालकर, उनका निचोड़ निकालकर विभिन्न प्रकार की खादें बना करते हैं, तो किसान उससे फसल की तो एक सुरक्षा करेगा, साथ साथ अपनी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है, जो उर्वरा शक्ति है, उसको भी बढ़ा सकता है। पंजाब में बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा 62.5 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए तकरीबन 0.48 मिलियन टन धान के पुआल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे विभिन्न राज्य उद्योग ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। धान के पुआल का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इससे बिजली उत्पादन संयंत्र की आपूर्ति बिजली बनाने के लिए की जा सकती है। बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है। कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे किसान कम लागत में शुरू कर सकते हैं और इससे एक बेहतर मुनाफा भी कमाया जा सकता है। मधुमक्खी पालन से किसानों को न सिर्फ शहद बल्कि मोम, प्रोपोलिस और रॉयल जेली जैसे कई बेहतरीन उत्पाद प्राप्त होते हैं। वहीं मधुमक्खी पालन की वजह से फूलों में परागण की क्रिया बेहतर हो जाती है और इससे फसल की उत्पादकता में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। यानी कि एक ऐसा व्यवसाय जिससे बहुत सारे फायदे किसानों को हो सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हर साल लाखों की कमाई की जा सकती है। ये एक कम खर्चीला और ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन से न सिर्फ शहद बल्कि मोम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, डंक विश जैसे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। साथ ही मधुमक्खियों से फूलों में परागण होने के कारण फसलों की उपज में लगभग 1/4 अतिरिक्त बढ़ोतरी हो जाती है। जी हाँ, मधुमक्खियों की उपस्थिति में सामान्य और परागण वाली फसलों की पैदावार 20 से 30% तक बढ़ जाती है। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि मधुमक्खियां अगर 1 रुपए का लाभ मधुमक्खी पालक को पहुंचाती है तो वो 15 से 20 रुपए का लाभ उन काश्तकारों और बागवानों को पहुंचाती है जिनके खेतों या बागों में ये परागण और मधु संग्रहण के लिए जाती है। यानी ये साफ है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। इस व्यवसाय को करना आसान होता है क्योंकि इसे छतों पर, मेड़ों के किनारे या तालाब के किनारे कहीं भी किया जा सकता है। जिन किसानों की जोत छोटी है वे खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत में किसान इस व्यवसाय को 5 कॉलोनी यानी 5 बॉक्स से शुरू कर सकते हैं, जिसमें एक बॉक्स में लगभग 4000 रुपए का खर्चा आता है। इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए समय समय पर इनका विभाजन कर सकते हैं। अच्छे मौसम में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है, तभी मधुमक्खी परिवारों का विभाजन करना चाहिए। ऐसा न किए जाने पर मधुमक्खियां घर छोड़कर भाग सकती हैं। इसके अलावा जब मधुमक्खी परिवार कमजोर हो और रानी रहित हो तो ऐसे परिवार को दूसरे परिवार में जोड़ देना चाहिए। इनमें से एपिस सिराना इंडिका और एपिस मेलिफेरा जाति की मधुमक्खियों को आसानी से लकड़ी के बक्सों में पाला जा सकता है। इनमें देसी मधुमक्खी प्रति वर्ष औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रति परिवार, जबकि इटालियन मधुमक्खी 50 किलोग्राम तक शहद उत्पादन करती है। लेकिन जब हम मौन गृह यानी मधुमक्खी के बक्सों को खरीदते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। मधुमक्खी पालने के लिए हमें कुछ सामग्री की जरूरत होती है, साथ ही साथ उनके उचित रख रखाव की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा मौसम के अनुसार इनके बचाव के लिए उचित प्रबंधन भी जरूरी है। मधुखंड में स्थित चौखटों में जब 75 से 80% तक शहद जमा हो जाए तो उस शहद का निष्कासन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले चौखटों में मधुमक्खियां झाड़कर मधुखंड में डाल देते हैं। इसके बाद चाक से या तेज गर्म पानी डालकर छत्ते से मोम की ऊपरी परत उतारते हैं। फिर इस चौखट को शहद निष्कासन यंत्र में रखकर हैंडल द्वारा घुमाते हैं। इसमें अब केंद्रीय बल द्वारा
शहद बाहर निकल जाता है और छत्ते की संरचना को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस चौखट को फिर से मधुखंड में स्थापित कर दिया जाता है और मधुमक्खियां छत्ते के टूटे हुए भागों को ठीक करके फिर से शहद भरना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार प्राप्त शहद को मशीन से निकालकर एक टंकी में 48 से 50 घंटे तक डाल देते हैं। ऐसा करने से शहद में मिले हवा के बुलबुले, मोम आदि शहद की ऊपरी सतह पर और अन्य मैली वस्तुएं नीचे सतह पर बह जाती है। शहद को बारीक कपड़े से छानकर और प्रोसेसिंग के बाद स्वच्छ बोतलों में भरकर बाजार में बेचा जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह का पहला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। तो अभी आपने जाना कि मधुमक्खी पालन को अपनाना आपके लिए किस तरह से लाभ का सौदा हो सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और अब कार्यक्रम गांव किसान में देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान, जिसमें हम ऐसे सफल किसानों की दास्तान आपके लिए लेकर आते हैं जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में कोई ना कोई मिसाल कायम की है अपने मेहनत लगन के बल पर। तो आइए मिलते हैं हमारे सफल किसान राव वेंकटेश से और जानते हैं क्या है इनकी कामयाबी की दास्तान। बेहतर पैदावार की चाह ने कृषि बागवानी में रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग को काफी बढ़ा दिया है। एक ओर ये रसायन और कीटनाशक महंगे होने के कारण कृषि लागत काफी बढ़ जाती है, जिससे किसानों की आय घट जाती है। वहीं दूसरी ओर इसके उपयोग से मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के रहने वाले एक किसान राव वेंकटेश ने रुख किया नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती की ओर। और आज वो न सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए एक मिसाल हैं। ये कोको है, ये 1 एकड़ का है, 512 प्लांटेशंस है। ये अभी 2.5 ईयर हो गया, सेकेंड टाइम क्रॉप स्टार्ट हो गया। ये चॉकलेट के लिए और आइसक्रीम के लिए मस्ट एंड शुड, ये नहीं तो चॉकलेट नहीं कर सकते ये और आइसक्रीम नहीं कर सकते। ये नियरली 400 रुपीज़ तक है किलो, बड़ा अच्छा इनकम है। ये इंटरक्रॉप डाल रहा है, 2 सुपारी को सेंटर में एक डालता है। नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें देसी गाय के गोबर और गोमूत्र और
कुछ घरेलू सामग्री के प्रयोग से ही खेती की जाती है। ऐसे में कृषि की लागत शून्य के बराबर रहती है। राव वेंकटेश इसी प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाकर नारियल, सुपारी, कोको, केला और सहजन जैसी चीजें अपने खेतों में उगा रहे हैं। वो अपने खेतों में नारियल और सुपारी के साथ कोको का इंटरकल्चर करके अच्छी पैदावार ले रहे हैं। कोको की बाजार में अच्छी मांग होती है और उन्हें इसके 400 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल जाते हैं, जो बेहद कम लागत में काफी मुनाफे का सौदा है। इसके अलावा रासायनिक पद्धति की तुलना में प्राकृतिक खेती से नारियल और सुपारी के पेड़ 3 साल में पूरी तरह से तैयार होकर फल देने लगते हैं। राव वेंकटेश ने बताया कि प्राकृतिक खेती से न सिर्फ पौधे जल्दी बड़े होकर फल देने लगते हैं, बल्कि रासायनिक पद्धति से उगाए जा रहे पौधों की तुलना में ज्यादा हरे भरे और रोग मुक्त भी रहते हैं। उनके सुपारी के पेड़ केवल 2.5 साल में करीब 10 फीट के हो गए। ये गोबर है, ये इसका जीवामृत बोल रहा है। ये 200 लीटर ड्रम है, इसको 10 लीटर काऊ डंग है, 10 लीटर काऊ यूरिन है और 2 kg जागरी है, 2 kg तूर दाल का पाउडर है, यानी डाइकैट। इसको पूरा मिला के 3 दिन हो गया। ये इसको डेली ये करना, 3-4 दिन के बाद में ये रेडी है। ये डायरेक्ट डाल दिया तो बस, इसको क्या भी फर्टिलाइजर चाहिए, क्या भी नहीं चाहिए इसको। 7 दिन के अंदर इसको ये ड्रिप वाला है तो ड्रिप फिल्टर करके ड्रिप में कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट जग में डाल सकते। एक एकड़ को 1 ड्रम बस 1 महीने के लिए, और 1 महीने के लिए ये 10 लीटर लेके फिल्टर करके इसको 100 लीटर पानी को 10 लीटर मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, उतना ही बस। और क्या ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, क्या भी नहीं चाहिए। जबकि उतने ही समय में उस इलाके के बाकी पेड़ केवल 5 से 6 फीट ही लंबे होते हैं। आमतौर पर प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को एक समझा जाता है, लेकिन जैविक खेती पद्धति में जहां शुरुआत के कुछ वर्षों में उत्पादन कम होता है, वहीं प्राकृतिक खेती में पहले ही वर्ष में उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगती है और साल दर साल मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ने के साथ उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती जाती है। राव वेंकटेश ने बताया कि इस पद्धति में गोबर, गौमूत्र और तूर दाल के पाउडर जैसी चीजों को एक ड्रम में केवल 3 दिन तक रखना होता है और बस तैयार है आपका बिना लागत वाला खाद। 1 ड्रम खाद 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त है, जिसके बाद आपको किसी भी खाद या रसायन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 10 लीटर खाद को 100 लीटर पानी में मिलाकर अपने खेतों या बागों में छिड़काव कर सकते हैं। राव वेंकटेश का कहना है कि रासायनिक पद्धति से जितनी जगह में 400 से 500 पौधे उगते हैं, उतनी ही जगह में नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती से 2000 से 3000 पौधे उगाए जा सकते हैं। यानी इस पद्धति से किसानों को 3 से 4 गुना मुनाफा हो सकता है। यही वजह है कि राव वेंकटेश चाहते हैं कि किसान रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती का रास्ता चुनें और अच्छा मुनाफा कमाएं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। आज इस कार्यक्रम में आपने विस्तार से जाना पराली प्रबंधन और मधुमक्खी पालन के बारे में, साथ ही मिले एक सफल किसान से भी। हमें उम्मीद है कि आज की कड़ी में जो भी जानकारी दी गई है वो आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।